हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ECMAScript 6 ES6 में इंट्रोड्यूस हुए 3 फीचर्स के बारे में। फर्स्ट है एरो फंक्शन, देन अपन देखेंगे टेम्पलेट लिटरल एंड डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स। तो ये क्या होता है, इनको कैसे यूज करना है, ये अपन डिटेल में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपना एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेरे पास एक index.html की फाइल है जिसमें मैंने अपनी एक स्टाइल शीट को लिंक कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। तो मोस्टली अपना काम जो है वो script.js में रहेगा एंड मैं इसको साइड बाय साइड लगा देता हूँ सो दैट अपन चेंजेस है वो देख पाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, आप भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है कोडियम AI। तो ये जो एक्सटेंशन है ये अपन को कोड लिखने में थोड़ी मदद कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉन्स्ट, तो ये देखिए ये मुझे सजेशंस दे रहा है और सिर्फ टैब दबाने से मुझे इतना बड़ा कोड लिख के मिल चुका है। तो अभी देखते हैं एरो फंक्शंस। क्योंकि अपन ने एरो फंक्शंस के वीडियो में देखे थे तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। एरो फंक्शन जो होता है उसका सिंटैक्स अपन ने क्या देखा था। तो अपन को सिंपली एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट टेम्प, फिर अपन को इज इक्वल टू देना है, ओके, देन पैरेंथेसिस इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, यानी कि इसको बोलते हैं एरो, एंड अपने पास है एक कर्ली ब्रेसेस, ओके। तो ये हो गया एरो फंक्शन का सिंटैक्स और ये एरो फंक्शन का जो नाम है वो है टेम्प। तो जनरली अपना जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो कैसे दिखेगा, तो वो अपन कैसे लिखते थे इस तरह से। देखिए पहले अपन कीवर्ड लिखते थे फंक्शन, देन टेम्प, देन पैरेंथेसिस एंड डन। तो ये जो दो चीजें हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ओके। तो आपको जो पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं, बट मॉड्यूलर वे जो है वो ये है। तो अपन आगे से जो भी कोड लिखेंगे वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो एरो फंक्शंस में एज यूजुअल अपन यहाँ पे पैरामीटर्स ले सकते हैं एंड इसको अपन यहाँ पे कंसोल वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने ये कंसोल एग्जैक्टली कैसे किया, तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है जिसका नाम है console.log। तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए। इससे क्या होता है, अगर मैं कोई भी इसको सिलेक्ट करूँ वेरिएबल को और Alt/ मारूं तो ये देखिए, तो ये उसको नीचे वाली लाइन में कंसोल कर देता है इस तरह से। तो ये हो गया एक सिंपल सा सिंटैक्स एरो फंक्शन का, ओके। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ पे सिंगल पैरामीटर ही हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और पैरामीटर नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल लाइनर बना सकते हैं। कैसे, वन लाइनर कोड लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे पैरामीटर नहीं है तो अपन लिखेंगे पैरम्स की जगह पे पैरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो पैरा देन एरो एंड सिंपली कर्ली ब्रेस में अपन लिख देंगे। तो ये अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन अगर अपन यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं console.log पैरा, ठीक है, तो ये चीज अपन एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो कैसे, आप बोलोगे ठीक है यहाँ पे जाओ डिलीट की बटन दबा दो एंड हो गया। नहीं, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको भी स्किप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अपन को रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ एंड अभी आगे बढ़ते। अभी समझते हैं टेम्पलेट लिटरल्स को कि आखिर ये टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या है, वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन एक वेरिएबल बनाते हैं a = 10। तो ये तो नॉर्मल सा वेरिएबल हो गया, ओके। तो यहाँ पे अपन स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये तो नॉर्मल सी चीज होगी, इसमें नया क्या है। बट जो टेम्पलेट लिटरल्स है और जो स्ट्रिंग है नॉर्मल, उसमें फर्क ये होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन डबल कोट या फिर सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स के केस में अपन को यहाँ पे बैक टिक्स यूज करना है, ओके। तो ये बैक टिक्स मैंने कैसे लाया, जो अपनी एस्केप की बटन होती है या फिर 1 की बटन, उसके ठीक बाजू में वो होती है। टैब की बटन जो होती है उसके ऊपर होती है वो, कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे एक एडवांटेज है, अपन इसको मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करने का। देन इसके अंदर अपन जो चाहे वो डबल कोट, सिंगल कोट, जितने चाहे उतने यूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, अपन डबल कोट्स लिखे और उसके अंदर अगर एक और डबल कोट डाल दिया तो ये एरर देता था। उसका एक सॉल्यूशन था कि अपन सिंपली जाए सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज करें, राइट। बट क्या हो अगर मुझे ऐसा कुछ यूज करना है कि सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट, तो मैं कैसे करूं? सिंपली ECMAScript 6 ने अपन को बोला है कि यस, आप सिंपली इसको क्या कर दो, रैप कर दो टेम्पलेट लिटरल में। तो ये होता है टेम्पलेट लिटरल। तो इसका और क्या यूज केस है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने अपना नाम लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ लॉग, ठीक है, console.log। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे सजेशन दे दिया है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और यहाँ पे मैंने एम्बेड किया ये जो वेरिएबल है इसको। तो जब भी कभी आपको अपने स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, यानी कि इंटरपोलेट करनी है, तो अपन ये सिंटैक्स का यूज करेंगे। बट ये सिंटैक्स यूज करने के लिए अपन को ये जो बैकटिक्स है इसको यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे हेलो ऋषिकेश ये मिल चुका है। तो आप बोलेंगे कि इसका यूज केस क्या है। ओके, सो अपन कुछ इस तरह से करके देखते हैं। तो इसका यूज केस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अपन डायनेमिकली अगर कोई वैल्यू ले रहे हैं एंड किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर अपन उसको डालना है, तो पहले अपन क्या करते थे, कॉन्केटिनेशन की मदद से करते थे। तो अपन पहले करते थे कुछ इस तरह से console.log एंड देन मैं यहाँ पे लिखता था हेलो। देन यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करता था अपने वेरिएबल को। तो ये भी सेम ही वर्क करता है। तो ये जो है ये मॉडर्न वे है इसी चीज को लिखने का। तो ये होता है टेम्पलेट लिटरल्स। सो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड अभी देखते हैं डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 2 ही ले लेता हूँ नंबर्स एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कॉन्स्ट, एक मैं कर्ली ब्रेस दूंगा, नेम, एज एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा ऋषिकेश एज 22 नहीं है भाई, 23 है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको सिंपली कंसोल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऋषिकेश 23 मिल चुका है। बट ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया है कुछ इस तरह से, ये मुझे नहीं समझ रहा ये क्या है। तो आइए समझते हैं। देखिए जनरली अपन जब कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है OBJ नाम का, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा जल्दी से, नेम ऋषिकेश एज 23। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे ये नेम को यूज करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो ट्रेडिशनल वे है ये ऑब्जेक्ट डॉट नेम और मैं सिंपल इसको कंसोल कर दूंगा alt/ की मदद से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ऋषिकेश देखने को मिला है एंड इसको भी कमेंट करना पड़ेगा नहीं तो एरर जाएगा नहीं। और सेम अगर मुझे एज को अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट एंड एज। ये देखिए मुझे यहाँ पे एज देखने को मिला है। बट क्या हो अगर मैं इसको एज अ वेरिएबल यूज कर पाऊं, तो ये कैसे करें। तो यही करने के लिए ऑब्जेक्ट को अपन डिस्ट्रक्चर कर देंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे। तो ये कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। देखिए सिंपली जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको अपन पकड़ेंगे यहाँ पे एंड क्योंकि अपन को पता है ये जो नेम है ये इसके अंदर है, तो मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे अपन सिंपली कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। देन
जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है यानी कि कीज है वो अपन डायरेक्टली एज अ वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कॉमा देके एज। तो इससे क्या होगा, ये जो नेम एंड एज है वो एज अ वेरिएबल अपन यूज कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ऋषिकेश देखने को मिला है, अगर मैं यहाँ पे एज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 23 देखने को मिला है। तो ये एग्जैक्टली सेम है ऑब्जेक्ट डॉट नेम एंड ऑब्जेक्ट डॉट एज की तरह, बस इसका एक एडवांटेज ये है कि अपन को याद नहीं रखना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि जब अपन के पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अपन को याद करना पड़ता है कि यार इसके अंदर कौन सी की थी। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सिंपली अपन इसको डिस्ट्रक्चर कर देंगे, ठीक है। तो यही इसी का एडवांटेज अपन को रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन ने सीखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिस्ट्रक्चर कैसे, लेकिन क्या अपन एक एरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो ये हो गया अपना एक एरे, ठीक है। अभी मुझे इसको करना है डिस्ट्रक्चर, तो वो मैं किस तरह से करूं? तो अपन ने क्या सीखा था कि अपन को डिस्ट्रक्चर करने के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा, अगर एरे है तो मैं एरे लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, देन यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे देखिए अगर मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट टू वैल्यूज को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा B C D E F, ओके, एंड ये जो अपना एरे है यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, सिंपल हो गया। तो अभी क्या होगा, ये जो 1 है वो यहाँ पे फीड होगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये सेम है एग्जैक्टली इसके जैसा 1,2। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये एरे पास ना करते हुए ये वेरिएबल पास करूँ तो, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है जब एपीआई से रिस्पॉन्स आता है तो अपन को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं मिलता है, अपन को वो मिलता है इस तरह से, यानी कि एरे के फॉर्म में इस तरह से। तो उसको डिस्ट्रक्चर कैसे करें, तो सिंपल है एकदम, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो, वेरिएबल्स लिख दो एंड उसको असाइन कर दो। बट जब अपन एरे के साथ यूज करते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि अगर मैं आपको इसको कंसोल मार के दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग बी एंड सी, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे बी में 1 मिला है एंड सी में मुझे यहाँ पे 2 मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं एंड यहाँ पे बी लिख दूं तो क्या होगा, ये देखिए ये उल्टा हो गया। तो ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कंसोल उल्टे मारे थे। तो ठीक है, इस तरह से ना करते हुए मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो 1 है वो C की वैल्यू बन गई, ये देखिए यहाँ पे, और जो 2 है वो B की वैल्यू बन गई। तो ये जो एरे है इसमें ऑर्डर मैटर करता है, बट वही चीज अगर अपन ऑब्जेक्ट में देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एंड अपन एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये एरे है एम्प्टी, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, A इज नॉट इटरेबल, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू है नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से 1 2। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे इसको ये करना ही पड़ेगा, हाँ यस, क्योंकि एक एरे नहीं है तो इसको इटरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 2 और 1 ये तो मैंने भेजा ही नहीं, तो यहाँ पे ये कहाँ से आया, तो ये आया ऑफ कोर्स डिफॉल्ट वैल्यू से। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भेजता हूँ तो क्या होगा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, ये वैल्यूज लेगा, ये देखिए 1 2। तो आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे 4 एंड 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए
बी की वैल्यू अपनी 5 है एंड सी की वैल्यू अपनी 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। तो इसमें अपन ने दो चीजें देखी, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, एंड देन अपन ने देखा डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे, यानी कि एरे को कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं ये देखा अपन ने। तो अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप MDN की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं ES6+, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ES6+ लिख दूं तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। तो पे अपन को क्या क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं। ये देखिए डिस्ट्रक्शन असाइनमेंट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। देन इसमें हर एक चीज इन डिटेल यहाँ पे लिखी है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं एंड प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। एंड आप यहाँ पे सिंपली सर्च बार में टाइप करके और चीजें भी देख सकते हैं। तो इसमें आप सर्च बार में टाइप करके टेम्पलेट लिटरल भी देख सकते हैं। यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसको रेफर करना कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको इसी साइट में मिल जाएगा। So that's it for this video. Thank you for watching.